नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसको आपने देखा था रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिस तरीके से मैंने आपको दिया था वैसे क्लास आपको आगे फिर से मिलेगी, लेकिन उसके बीच में मैं बोर्ड पे क्लास फिर से करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस क्लास में हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार। इससे पहले की जो क्लासेस हुई उसमें आपने पहले संघ राज्य क्षेत्र पढ़ा, उसके बाद में नागरिकता को पढ़ा। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को। ठीक है, कई लोग ये शिकायत कर रहे थे कि जो इससे पहले पॉलिटी क्लास चल रही थी उसका बैच लगभग समाप्त होने वाला था और उस बीच में वो इंटरप्ट हुआ। हाँ, बिल्कुल वो बात सही है आपकी, लेकिन ये है कि फिर से ये रिवाइज हो रहा है, न्यू बैच है और उसमें जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो कवर हो जाएंगी। देखिए, बैचेस साइक्लिक क्रम में चलती रहती हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप रिवाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर, और जो लोग नए आए हैं उनके लिए तो नया ही है, जिनका कुछ छूटा हुआ पिछला वाला वो साइक्लिक क्रम में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार इंग्लिश में इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बहुत ही बड़ा चैप्टर है और परीक्षा में इसके महत्व को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे सवाल आते हैं, वेरियस टाइप के सवाल आते हैं। मेंस में भी खूब सवाल पूछे जाते हैं, प्री में भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि करीब 8 से 10 क्लास हम लेंगे इसको समाप्त करने के लिए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत जो है ज़बरदस्त तरीके से समझना है, कुछ भी इसमें छूटे हैं। जितने केस हैं, जितने वाद हैं, जितने विवाद हैं, अनुच्छेदों की चर्चा तो हम करेंगे ही एक बाई एक, लेकिन जितने वाद विवाद हैं उन सबको हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक सामान्य परिचय हम देखते हैं। इसका सामान्य परिचय क्या है? ठीक है, सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है आपका फंडामेंटल राइट, ये संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। ठीक है, इसमें जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, वो 12 से लेकर के 35 तक हैं। कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, ये तो हो गया क्योंकि स्थिति संविधान में क्या है। तो ये भाग 3 में है और ये 12 से लेकर के 35 तक स्थित हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बात करते हैं कि आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान बना, भारतीय संविधान है, वो दुनिया के जितने भी संविधान उससे पूर्व बने थे उनके जितने खूबसूरत पक्ष थे, यानी कि जो मानवता के हित में थे, जो समाज के हित में थे, जो राष्ट्र के हित में थे, जो विश्व की अवधारणा के हित में थे, उन सबको भारत ने अंगीकार करने की कोशिश की। तो इसी प्रकार जो मौलिक अधिकार है उसको भी हमने अमेरिका से एक तरीके से सीख लिया कि हमको मौलिक अधिकार रखने चाहिए। हालांकि हम मौलिक अधिकार की जो हमारा इतिहास है भारत का वो बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका से सीख करके मौलिक अधिकार को जानते हैं, उससे पहले। लेकिन जो एक विधिक रूप है, यानी कि संविधान में उसको ऐड करने का जो एक रूप है, वो अमेरिका से ही हमने अपनाया। उससे पहले भी आप देखते हैं कि चूँकि अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में लागू हो गया, लेकिन भारत तो आज़ाद हुआ 1947 में। और यहाँ पर बात जो है वो ये है कि अंग्रेज़ों का शासन अमेरिका पर भी था और अंग्रेज़ों का ही शासन भारत पर था। तो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, इन तीनों के संविधानों को ध्यान में रख करके हमें पढ़ना होता है, तभी चीज़ें कन्फर्म होती हैं। तो अमेरिका ने क्या किया कि उसका जब संविधान लागू हुआ तो उसने कोई फंडामेंटल राइट टाइप का, यानी कि मानव के अधिकार टाइप का जो है कोई बात नहीं था। लेकिन 2 साल बाद ही, यानी कि 1791 में ही उन्होंने उसमें उसको ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार को एक संवैधानिक रूप सबसे पहले दुनिया में किसने दिया? अमेरिका ने दिया।
लेकिन वही अंग्रेज जो वहाँ पर इस बात के लिए तैयार थे कि जो है मानव के अधिकार हों, मौलिक अधिकार हों, वही भारत में भारतीयों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे थे। ठीक है, जब भारत ने मांग किया कि अगर भारत का संविधान बन रहा है तो उसमें भारतीय लोग भी होंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको भी नहीं माना। साइमन आयोग आया, उसका विरोध हुआ। उसके बाद में क्या स्थिति थी आप जानते हैं, लाला लाजपत राय की उसमें मौत हो गई थी। तो कुल मिलाकर के अंग्रेज उस वक्त तक इस पक्ष में नहीं थे कि मौलिक अधिकार भारतीयों को दिए जाएं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो वो नेता जो लड़ करके आए थे, जिनकी पीठ पर लाठियाँ पड़ी थीं, जो अपने अधिकार मांगने गए थे, वो इस बात को भली भांति समझ गए कि मौलिक अधिकार क्या होता है और उसकी उपयोगिता क्या है। क्योंकि जो आपका मौलिक अधिकार है वो एक प्रकार का नैसर्गिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है। और नैसर्गिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो इंसान से छीने नहीं जा सकते हैं। यानी कि ये अधिकार कोई ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के द्वारा दिए गए अधिकार हैं। ये वो अधिकार हैं जिनसे आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का जो अधिकार है, अब कोई राज्य ये कहे कि हम किसी के जीवन पर ही प्रतिबंध लगा देंगे। पहले के ज़माने में होता था राजा साहब को पसंद नहीं आए, ले जाओ फांसी चढ़ा दो। लेकिन जो आधुनिक सरकारें बनी, जो आधुनिक राज्य स्थापित हुए, उन्होंने ये कोशिश किया कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, यानी कि हमें जवाबदेहिता अपना तय करना होगा। और जब आपकी जवाबदेहिता तय होनी है तो किसी के जीवन जीने का अधिकार जो है वो राज्य के अधीन नहीं रह गया। ऐसा माना गया कि वो व्यक्ति के जीवन का अपना एक अधिकार है और आप उससे उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो नैसर्गिक अधिकार जो है उस इंसान के होने के कारण जो उसका अधिकार है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, ये सब कैसे अधिकार होंगे? नैसर्गिक अधिकार होंगे, यानी कि जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, अधिकतर मौलिक अधिकार क्या हैं? प्रकृति में नैसर्गिक अधिकार हैं। जैसे आप देखेंगे, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अस्पृश्यता है क्या? इंडियन सोसाइटी में किसी विशेष जाति के लिए यह व्यवस्था किया गया कि वो मुख्य धारा के समाज के लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, वो किसी को छू नहीं सकते हैं। तथाकथित उच्च जातियों के साथ वो खाना नहीं खा सकते हैं, उनके यहाँ रोटी बेटी का संबंध नहीं हो सकता है। और इसको क्या कहा गया? ये अस्पृश्यता है और इसका अंत होना चाहिए। यानी कि जो किसी को छूने से कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आपको छू लिया तो आप कोई आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ये एक प्रकार की मान्यता थी और ये ऐसी मान्यता जो जरूरी नहीं थी, ये अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किसी वर्ग ने किया। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने अपना संविधान बनाया तो उसको वहाँ पर हमने मेंशन किया, क्योंकि वो एक प्रकार का नैसर्गिक अधिकार है। कोई व्यक्ति है और उसी के बगल में खड़ा कोई दूसरा व्यक्ति है, वो इस आधार पर एक दूसरे से भिन्न है कि वो किसी दूसरी जाति का है, किसी दूसरी जाति का है। जाति कैसी अवधारणा है? जाति एक सोशल अवधारणा है, यानी कि सामाजिक अवधारणा है। वो कोई मानवीय अवधारणा नहीं है। कोई आदमी अपने ऊपर ठप्पा लगा के नहीं पैदा होता कि मैं इस जाति का हूँ। यानी कि हमारे समाज ने जाति का नियम बनाया है, लेकिन किसी इंसान के साथ भेदभाव करना कि वो इस रास्ते पर नहीं जा सकता, उस कुएं में पानी नहीं पी सकता है, ये भेदभाव कैसा है? ये मानवीय भेदभाव है। तो इसीलिए इसको मौलिक अधिकार में रखा गया और ये नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, तो इसको हमने जो है अपने संविधान में रखा मौलिक अधिकार के रूप में। तो इस प्रकार जो मौलिक अधिकार हैं वो मूलतः क्या है? ये एक बेसिक अधिकार हैं जिससे सरकार कभी मुंह नहीं मोड़ सकती है, क्योंकि वो सिर्फ राज्य के अधीन नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि चूंकि राज्य में जो सर्वोच्च चीज़ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है। क्या है? संविधान है। तो सबसे ऊंची चीज़ है संविधान है। तो मौलिक अधिकार को संरक्षण किसके द्वारा दिया गया? संविधान के द्वारा दिया गया। इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि संविधान प्रदत्त अधिकार है। ठीक है, ये नैसर्गिक अधिकार है, ये स्वयं में अधिकार है। ठीक है, और संविधान में इसको संरक्षण दिया गया कि संविधान का काम है कि इसका संरक्षण करे, लोगों के ऐसे अधिकार छीने ना जाएं।
ठीक है। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से अपनाया? यूएस से अपनाया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मौलिक अधिकार वहीं आए। उसके बाद में फ्रांस में आप देखते हैं, फ्रांस अपने मानवाधिकार की घोषणा करता है, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ जब बनता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो वह भी मानवाधिकार के लिए जो है सचेत होता है। और उसके बाद में हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसमें मानव अधिकारों के लिए अलग से मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो हमारी जो समझ होगी वो इसी आधार पर होगी कि हमें पढ़ाई किस तरीके से अपना लेके जाना है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार को पढ़ते समय इसका वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं, हमें पढ़ना कैसे है। तो अभी इस वीडियो में तो आप सामान्य परिचय देख रहे हैं, इसके अलावा हम अनुच्छेद बाई अनुच्छेद पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिकल के मुताबिक पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के जो आर्टिकल हैं इनमें एक एक आर्टिकल की हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। एक एक आर्टिकल की हम इसमें व्याख्या करेंगे। जैसे आपका अनुच्छेद 12 है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है, राज्य है क्या, इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संस्थाएं आती हैं, कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और उससे संबंधित जो वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में हुए, कई बार उस पर जो मुकदमे हुए जो कि कोर्ट तक पहुँचे, उन पर कोर्ट का क्या फैसला है, यहाँ तक हम जाकर के पढ़ेंगे, तब बात समझ में आएगी। इसी प्रकार जब हम अनुच्छेद 13 में जाएंगे, ये पढ़ेंगे कि विधि किसको कहा जाता है, किसको विधि आप नहीं कह सकते, उससे संबंधित विवाद क्या है, पूरा मसला क्या है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर पाने की शक्ति का क्या है, ठीक है। शंकरी प्रसाद का केस क्या है, गोलकनाथ का केस क्या है, सज्जन सिंह का केस क्या है, या केशवानंद भारती का प्रसिद्ध केस क्या है, और उसके बाद में मिनर्वा मिल्स मामले का क्या विवाद रहा है, वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो दूसरा हमारा खंड होगा उसमें हम मौलिक अधिकारों में संशोधन पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। अनुच्छेदों के क्रम में अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, उसके अलावा 15, 16, 17, 18 इन सब को इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। इनसे संबंधित जितने भी वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं उनको भी उसी क्रम में पढ़ते हम चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पढ़ाई का तरीका होगा वो इसी प्रकार होने वाला है, ठीक है। तो वो जो पढ़ाई है वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में ही जो है हम एक परिचय हमने आपको बताना था वो बताया, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले उन विवादों को समझने से जहाँ से मौलिक अधिकार में संशोधन की बात उठती है, और उसके बाद में फिर हम अनुच्छेदों पर आएंगे और एक एक करके अनुच्छेदों की चर्चा करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। कई सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा था कि जो क्लासेस हैं वो बोर्ड पर आनी चाहिए या उस सिस्टम पर उनको समझ में नहीं आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन सब के सलूशन को ध्यान में रखते हुए उनके उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए सलूशन किया गया कि कुछ क्लासेस आपको बोर्ड पर दी जाएंगी, उसके बाद में फिर आपको उसी फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। वहाँ बहुत सारी जो है चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, वॉइस प्रॉब्लम दूर किया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और एक तरीके से हम पढ़ना अपना प्रारंभ करेंगे मौलिक अधिकार। धन्यवाद।